हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने यंग के द्विरेखा चित्र प्रयोग को डिस्कस किया था, फ्रेंच चौड़ाई का व्यंजक निकाला था, दीप्त अदीप्त फ्रिंज की स्थितियां देखी थी, कोणीय फ्रेंच चौड़ाई कैलकुलेट किया था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर कोई तरंग निकल रही किसी भी छिद्र से और उसके मार्ग में अगर कोई बाधा आती है, मतलब कोई पारदर्शी प्लेट रख दी जाती है, तो फ्रिंज का जो पैटर्न होता है वो उसी तरफ शिफ्ट होता है। तो कैसे शिफ्ट होता है इसके बारे में बात करते हैं। वो पढ़ने से पहले यहां पर एक टर्म डिफाइन करते हैं जो कि है प्रकाशिक पथ। तो मान लेते हैं कि यहां पर वायु यहां पर ऐसा है, यहां पर एक स्लैब रखी गई जिसकी मोटाई टी है। मान लेते हैं यहां पर एक स्लैब रखी गई जिसकी मोटाई टी दे रखी है। ये स्लैब है और इसकी मोटाई मान लेते हैं टी है, ये टी दे रखा है, टी मोटाई की है। और इसका अपवर्तनांक कितना दिया गया है? तो इसका अपवर्तनांक दिया गया है म्यू। तो इसके अंदर चाल क्या लिखी जाएगी बताओ? तो इसके अंदर अगर हम चाल लिखें तो यही लिख देते हैं v इज इक्वल टू लिखा जाएगा c बाई म्यू। ये तो लिखेंगे चाल, ठीक है, ये c बाई म्यू लिखा जाएगा। तो अब यहां से देखो, मान लेते हैं प्रकाश की किरण यहां से प्रवेश करती है इसके अंदर और यहां से यहां तक चलती है। मान लेते हैं यहां से यहां चलने में t टाइम लगता है, t कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, t टाइम लगता है यहां से यहां चलने में। तो अगर इस वाले रास्ते से कोई प्रकाश की किरण निकलेगी बाहर तो मान लेते हैं t समय में यहां कहीं तक चली जाती है। तो यहां कहीं तक अगर चलेगी तो वायु में चल रही ना, तो वायु में कितना चलेगी? c इंटू टी चले जाएगी, तो c इंटू टी चल जाएगी। क्या लिखेंगे? वेग इंटू टाइम, तो वेग इंटू टाइम लिखेंगे। यहां भी तो यही लिखा जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? c बाई म्यू इंटू में क्या लिखा जाएगा? टाइम लिखा जाएगा। ठीक है, ये चली गई दूरी कहां है? तो ये चली गई दूरी है इसके अंदर और ये चली गई दूरी यहां पर है। अगर हम बात करें तो पथ का अंतर कितना होगा? यही तो होगा। तो अगर इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकाल सकते हैं? ये है हमारे पास पथांतर, और पथांतर की वैल्यू लिखी जाए तो क्या लिख सकते हैं? देखो, पथांतर लिखेंगे बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू हमारे पास ct लिखी गई है माइनस ct, तो ये लिख गया, और माइनस लगा करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? c बाई म्यू इनटू में क्या लिखेंगे? तो इनटू में लिखा जाएगा t, ऐसा लिख सकते हैं हम। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। और अगर इसकी मोटाई t ली गई है, t मोटाई मान लिया जाए या कुछ और मान लेते हैं, इसकी मोटाई को बदल लेते हैं। मान लेते हैं इसकी मोटाई दे रखी है हमारे पास x है, इसकी मोटाई दे रखी x, मतलब x दूरी तक उसके अंदर चलेगा। तो अगर ये x दिया गया है तो इस x के सापेक्ष ये बताओ हमें कि यहां से यहां तक की दूरी लिखी गई है, तो x क्या है? x c बाई म्यू इंटू में t ही तो x है, यही तो दूरी चली है उसने। तो ये वाली दूरी हो गई x की, तो यहां से निकालना चाहो तो t की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर लो, अदरवाइज वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो। तो पथांतर डेल्टा x लिखा जाए तो लिख सकते हैं c इंटू टी, t की वैल्यू बोलो यहां से, तो ये लिखा जाएगा x इंटू म्यू, और डिवाइडेड बाय में क्या लिखेंगे? c लिखेंगे माइनस, यहां पर c बाई म्यू लिखा जाएगा, इसे लिखेंगे x इंटू म्यू, डिवाइडेड बाई में c लिखा जाएगा। सॉल्व कर दो, c से c कैंसिल हो जाएगा, ये x इंटू म्यू बनेगा, माइनस यहां पर c से c कैंसिल, यहां पर x बन जाएगा, x कॉमन ले लो तो देखो क्या मिला? म्यू माइनस 1 मिला, ये आ गया पथांतर। तो जब भी कभी कोई प्रकाश की तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होगी, एक चल रही हो वायु में, एक चल रही हो किसी माध्यम के अंदर, तो इनके बीच में जो पथ का अंतर होता है वो लिखा जाता है, जो भी जितने में चलेगी वो इंटू म्यू माइनस 1 लिखा जाता है। तो इसको अगर इधर नए पेज पर समझें, यहां पर तो लिखा गया, इधर नए पेज पर समझें कि अगर ये कोई ऐसा कुछ दिया गया है, ये ऐसा कोई टुकड़ा दिया गया है छोटा सा, ये कोई छोटा सा टुकड़ा दिया गया है, और इस टुकड़े में यहां से प्रकाश की किरण चलती है और इधर बाहर निकल जाती है, और एक प्रकाश किरण इधर से इधर की तरफ चलती है। तो ये प्रकाश की किरण एक है, ये दूसरी है, तरंग मान लो, प्रकाश किरण मान लो, तो एक दोनों तरंगे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो पथ का अंतर होगा, अगर ये t दूरी इसके अंदर चलती है तो यहां पर लिखोगे ये दूरी है, समय नहीं है, t दूरी चलती है इसके अंदर, या इसकी चौड़ाई t है, मोटाई t है, तो यहां पर पथांतर जब भी लिखा जाएगा उसे लिखा जाएगा डेल्टा x, हम जानते हैं, और वो लिखा जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू में t लिखा जाएगा। प्रूफ भी कर लिया, डायरेक्ट याद भी रखेंगे, हर बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि हर बार ऐसा एग्जाम्पल लेकर प्रूफ करेंगे। हम याद रखेंगे कि पथांतर जो लिखा जाता है t इंटू म्यू माइनस 1 लिखा जाता है, म्यू अपवर्तनांक, t मोटाई होती है जिसमें ये चलता है प्रकाश। इसका प्रयोग करके यहां पर देखो एक नोट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नोट पॉइंट ये है
कि अगर हम लोगों ने पढ़ा था यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग, उसमें देखा था कि हमारे पास दो छिद्र होते थे ऐसे, ये ऐसे दो छिद्र हो गए, यहां से प्रकाश निकलता था और सामने जाकर के गिरता था, ये सामने गिरेगा। तो यहां से जब प्रकाश चलेगा, देखो यहां से एक तरंग गई, यहां पर जा रही है, ऐसा होगा, ये ऐसा हुआ, और यहां से तरंग जा रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, ये यहां कहीं पर मीट कर रही हैं। P बिंदु मान लेते हैं इसे, यहां पर S1 दिया गया है, ये S2 दिया गया है, ये D था। तो पहले से तो इनके बीच में यहां पथ का अंतर था, जिसको हम कहते थे D sin थीटा, जिसमें थीटा ये होता था, आई थिंक याद होगा। तो अगर थीटा की वैल्यू इतनी लिखी जाएगी, और यहां पर हमने क्या किया, एक पारदर्शक पट्टिका रख दी, एक पारदर्शक पट्टिका रख दी, जिसकी मोटाई T है इस बार, इसकी मोटाई कितनी है, T है इस बार। तो अगर इसकी मोटाई T है तो इसने कितना पथांतर बनाया होगा, तो T इंटू म्यू माइनस 1 का पथांतर पहले बना दिया। ठीक है, इतना पथांतर तो पहले से था ही इस बिंदु के लिए, लेकिन इतना पथांतर और बना दिया। तो अगर हम दीप्त फ्रिंज की स्थिति लिखें कि यहां पर अब क्या होगा, ये पैटर्न ऊपर की तरफ खिसकेगा, नीचे की तरफ खिसकेगा। तो हम लोगों को पता है कि अगर ये पॉइंट ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा दिया गया है, ये ऐसा है, यहां से तरंग चलेगी इधर पहुंचेगी, यहां से तरंग चलेगी यहां पहुंचेगी। इसके मार्ग में हमने रख दिया है कोई कांच की पट्टिका, तो कांच की पट्टिका रखेंगे तो इसको चलने में देर लगेगी, इसको चलने में जल्दी होगी, तो ये जल्दी यहां पहुंचेगी, ये उतनी देर में पहुंचेगी यहां से। तो इसको ऐसा करो, उस दिशा में चला दो कि ये भी उतनी दिशा में पहुंचे, जितनी देर में वहां पहुंच रहे उतनी देर में ये भी वहां से पहुंच जाए। तो इसका मतलब है कि जिसके मार्ग में हम रखेंगे प्लेट, पैटर्न पूरा उसी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जब पैटर्न पूरा उसी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहां से लिख देंगे T इंटू में म्यू माइनस 1 जो बनेगा वो किसके बराबर लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा m इंटू लैम्डा के बराबर, या n लैम्डा के बराबर लिख लो, n इंटू लैम्डा के बराबर। किसकी स्थिति है ये, दीप्त फ्रिंज की स्थिति, दीप्त फ्रिंज की स्थिति है ये, दीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति जब भी निकालनी होगी इस तरह से निकालेंगे। तो यहां से T की वैल्यू बताओ क्या लिखेंगे, n इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं, म्यू माइनस 1 लिख सकते हैं। ये T की वैल्यू निकल आएगी। अब T की वैल्यू निकल आई तो हम कभी कभी ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे फ्रिंज चौड़ाई का फार्मूला क्या था हमारे पास, W या फिर बीटा लिखा था हम लोगों ने, बीटा इज इक्वल टू क्या लिखते थे, D लैम्डा डिवाइडेड बाई में D लिखते थे। ठीक है, और एक और पॉइंट लिखा गया था कि अगर हम y लिखते हैं वो क्या लिखा जाता है, n इंटू डी लैम्डा डिवाइडेड बाई में d लिखा जाता था। तो ये जो लिखा गया ये क्या है, डी लैम्डा बाई डी, तो n इंटू बीटा ही तो लिखा गया, ये y की वैल्यू। बहुत अच्छा, ऐसा निकाल लेंगे। अब ये वैल्यू वहां पर पुट की जाए तो कैसे पुट कर सकते हैं, तो y की वैल्यू तो हमें मिल गई, वहां पर t की वैल्यू भी मिल गई। अगर ये y की वैल्यू यहां पर पुट कर दी जाए, लिख देते हैं y यहां पर भी, y इज इक्वल टू n इंटू बीटा। ये अगर बीटा की वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से n की वैल्यू निकाल लो, तो n की वैल्यू निकल के आएगी y डिवाइडेड बाई में बीटा, ये y डिवाइडेड बाई में बीटा आ जाएगा। तो y डिवाइडेड बाई में बीटा यहां पर पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा t इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई में म्यू माइनस 1 इंटू में n मिलेगा, और n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, y डिवाइडेड बाई में बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, जो भी निकालना होगा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो t की एक ये वैल्यू निकल के आएगी, दूसरी वैल्यू यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं, n लैम्डा डिवाइडेड बाय में म्यू माइनस 1 मिल जाएगा। तो t के दो अलग अलग रिजल्ट हैं, जो चाहे वो लगा सकते हैं। तो किसी भी व्यतिकारी पुंज के मार्ग में अगर हम पारदर्शी प्लेट रख देते हैं तो वो विवर्तन प्रतिरूप, जो भी व्यतिकरण प्रतिरूप होता है, वो उसी प्लेट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ऊपर वाले के साथ रखोगे ऊपर शिफ्ट होगा, नीचे वाले के साथ रखोगे पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर यहां सीधे लाइन खींची जाए यहां पर, तो यहां पर हमें सेंट्रल जो केंद्रीय उच्चिष्ट मिलता है, केंद्रीय जो दीप्त फ्रिंज मिलती है, वो यहां नहीं मिलेगी, ऊपर थोड़ा शिफ्ट होकर के मिलेगी। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। तो इस तरह से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहां से y की वैल्यू रिमूव भी कर सकते हैं, या बीटा की वैल्यू रिमूव करना चाहें बीटा की वैल्यू रिमूव कर सकते हैं। तो इधर नए पेज पर रिमूव कर देते हैं। क्या लिखा जाएगा, यहां पर अभी तक रिजल्ट मिला है हमें t इज इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू माइनस 1, t इज इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू माइनस 1 इंटू में यहां से क्या लिख सकते हैं, तो इंटू में लिखेंगे y डिवाइडेड बाई में बीटा, बीटा की वैल्यू होती d लैम्डा बाई d होती है।
इसको सॉल्व कर दो, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा तो t इज इक्वल टू मिल जाएगा y इंटू में d डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, म्यू माइनस 1 लिखा जाएगा। और साथ में d भी तो है, पूरी वैल्यू लिख दो कंप्लीट। यहां पर लैम्डा से सिर्फ लैम्डा कैंसिल हुआ तो ऊपर आ जाएगा वाई डी डिवाइडेड बाय में कैपिटल डी इंटू में म्यू माइनस 1। तो जब भी कभी हमें टी की वैल्यू निकालनी हो, ये सब डाटा दिए गए हो तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज ये फार्मूला तो हमारे पास वैलिड है ही। कितना आता है पाथ का डिफरेंस, तो वो भी हम जानते हैं। कितना आता है पाथ का डिफरेंस, टी इंटू म्यू माइनस 1 आता है। जिसके मार्ग में रखेंगे उसमें ही एक पथांतर निकल के आएगा। इस पथांतर को एन लैम्डा के बराबर करेंगे, दीप्त फ्रेंज की स्थिति मिल जाएगी। एन बराबर 0 रख देंगे, एन बराबर 1 2 3 जैसे रखते चला जाएंगे वैसे वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी। तो ये होता है कि अगर किसी प्रतिकारी पुंज के मार्ग में कोई पारदर्शी प्लेट रखी जाती तो पैटर्न उसी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहां से एक निष्कर्ष देखो क्या निकलता है, निष्कर्ष यहां से निष्कर्ष निकल के ये आता है कि जो सघन माध्यम होता है, कांच जो है वो सघन माध्यम है, और सघन माध्यम में क्या हुआ है, ये उत्पन्न हुआ है पथांतर। तो सघन माध्यम में चाल जो है प्रकाश की वो क्या है, धीमी है। और प्रकाश की चाल धीमी है, इसका मतलब सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश जो मुड़ता है विलंब की तरफ, धीमी चाल होने की वजह से मुड़ पाता है। ये चीज समझ में आई होगी। इसको जस्टिफाई कर दिया यहां पर यंग ने अपने द्विरेखा छिद्र प्रयोग से। तो यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग जस्टिफाई करता है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को, उसको मान्यता देता है कि हाँ जो उन्होंने बताया वो बात सही है कि सघन माध्यम में प्रकाश धीरे हो चलता है। तभी तो ये आया यहां पर, देखो यहां पर जो ये टी इंटू म्यू माइनस 1 लिखा गया था, यहां से टी इंटू म्यू माइनस 1 ये कब आया, जब इसके अंदर ये धीरे चल रहा था। यहां पर चाल सी थी, इसके अंदर चाल थी v इज इक्वल टू सी बाई म्यू, और हम जानते हैं म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, और म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो v की वैल्यू c से कम ही निकल के आएगी। और c से कम निकल के आएगी तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें प्रकाश धीरे चलेगा, बाहर प्रकाश तेज चलेगा। जस्टिफाई हो गया, न्यूटन ने बताया था, जस्ट उसका उल्टा निकल के आ रहा है। तो हाइगेंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सघन माध्यम में प्रकाश धीरे चलता है, विरल माध्यम में तेज चलता है। इसके कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर ये एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे, यहां पर ध्यान रखना एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं ये। अगर कभी बोर्ड में पूछे जाए तो ये अप्लाई करने, अदरवाइज अप्लाई नहीं करना है। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, एक्स्ट्रा पॉइंट ये दिया गया है कि अगर YDSC यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग को किसी द्रव में डुबो दिया जाए। पहला पॉइंट क्या है, यदि यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग को म्यू अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दिया जाए तो डुबो दिया जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो डुबोएंगे, देखो क्या क्या फर्क पड़ेंगे यहां से निकाल लेते हैं। पहला देखो लैम्डा जो माध्यम का होगा, पहले जो लैम्डा होगा उसका 1 बाई म्यू टाइम्स हो जाएगा। हम जानते हैं लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 होता है। अगर लैम्डा बदला तो लैम्डा बदलेगा तो इसमें बीटा भी बदल जाएगा, फ्रिंज चौड़ाई भी बदलेगी। क्यों, क्योंकि डी लैम्डा डिवाइडेड बाई में यहां पर स्मॉल डी लिखी जाती, मीडियम का लिखा जाएगा तो लिखोगे डी लिखेंगे, और लैम्डा एम की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा डिवाइडेड बाय में डी इंटू म्यू। ये हमारे पास बीटा दिया गया है तो बीटा डिवाइडेड बाय में म्यू लिखा जाएगा। ये नई वाली फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी। तो अगर ये लैम्डा बदलेगा तो उस केस में ये वैल्यू भी बदल जाएगी। अब ये वैल्यू बदली, देखो बीटा पहले था, अब बीटा बाय म्यू हो गया है, और इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, इसका मतलब जो स्ट्रिप होंगी वो पतली पतली हो जाएंगी, तो फ्रिंज चौड़ाई घट जाएंगी। तो फ्रिंज चौड़ाई घटने का ये मतलब होता है फ्रिंज चौड़ाई कम हो गई, लेकिन जो फ्रिंजे बन रही थी फ्रिंजे अभी भी उतनी ही रहेंगी। तो याद रखेंगे अगर यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग को किसी द्रव में डुबो दिया जाए तो लैम्डा बदलता, और लैम्डा के साथ जो कुछ भी है सब बदल जाएगा। तो लैम्डा बदलेगा तो बीटा की वैल्यू भी बदल जाएगी, बीटा बाय म्यू हो जाएगी, लैम्डा बाय म्यू लिखा जाएगा। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए इससे रिलेटेड तो वो लगाना आना चाहिए कि लैम्डा बदल रहा होगा तो लैम्डा बदलना आना चाहिए। अगर फार्मूला लिखना चाहे तो लिख सकते हैं लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू लिखा जाता है
म्यू टू बाई म्यू वन। ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था जब स्नेल का नियम शुरू किया था, उससे पहले ही पढ़ा था जब अपवर्तनांक पढ़ा था। लैम्डा वन बाई लैम्डा टू इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन होता है, तो उससे रिलेट करके भी इसे पढ़ा जा सकता है। ये रेयर केस में पूछा जाएगा, बोर्ड इस पर जल्दी क्वेश्चन नहीं बनाता, लेकिन बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं इसके ऊपर, तो ध्यान रखेंगे। द्रव में डुबोने से जिसमें लैम्डा आता है वो सब 1 बाई म्यू टाइम्स घट जाते हैं। और अगर किसी प्रतिकारी किरण पुंज के मार्ग में कोई पट्टिका रख दी जाती है तो उस केस में टी की वैल्यू होती YD डिवाइडेड बाई में D इंटू म्यू माइनस 1 लिखा जाता है। आई थिंक ये सारी चीज समझ में आई होगी। तो यहां पर व्यतिकरण कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर को रिवाइज करें। यहां पर अगली क्लास में हम लोग विवर्तन के बारे में बात करेंगे, एकल स्लेट से विवर्तन कैसे कराया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।